स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल एक्सरसाइज 6.1 को कंप्लीट किया था। एक्सरसाइज 6.1 में हमने मेनली लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट एंगल पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। अब आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 6.2 से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे और उसमें हमें मेनली क्या पढ़ना है, ट्रांसवर्सल लाइन और पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में पढ़ना है। साथ ही हमें एक इंपॉर्टेंट थ्योरम भी पढ़नी है और एनसीईआरटी के एग्जांपल्स भी सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्चुअल एंड इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ एक्सरसाइज 6.2। अब देखो, सबसे पहले इस क्लास में आपको क्या पढ़ना है, ट्रांसवर्सल लाइन। देखो, ट्रांसवर्सल लाइन का मतलब होता है कि अगर कोई टू लाइंस है, मान लो कोई भी दो लाइन है, इस तरीके से हमने दो लाइन ड्रॉ कर दी, कोई भी दो रैंडम लाइन है और उनको अगर एक लाइन क्या कर दे, इंटरसेक्ट कर दे। ठीक है, अगर एक लाइन इंटरसेक्ट कर दे, मान लो ये लाइन क्या थी, ए बी थी, और मान लो ये लाइन क्या है, सी डी है। तो ए बी और सी डी लाइन को मान लो एक लाइन एल इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, एल इंटरसेक्ट कर रही है कौन से पॉइंट पर, मान लो P एंड N पॉइंट पर। ठीक है, P एंड N पॉइंट पर, तो P एंड N पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही है। मान लो दो लाइन AB और CD हैं और जिनको एक लाइन L इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसी लाइन को जो इंटरसेक्ट कर रही है, इसी को आप ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन, हिंदी में बोले तो तिरछी लाइन। ठीक है, तिर्यक रेखा या तिरछी रेखा, तिर्यक लाइन, तिरछी लाइन मतलब कोई एक तिरछी यानी कि झुकी हुई लाइन अगर किन्हीं दो लाइंस को इंटरसेक्ट करे तो उसको क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। तो जब ट्रांसवर्सल लाइन किन्हीं दो लाइंस को कट करती है तो बहुत सारे एंगल्स बनते हैं, बहुत सारे वहां पर एंगल्स बनते हैं। जैसे यहां पर ये एंगल बन रहा है, मान लो ये एंगल, इनको हम डिफाइन कर देते हैं, मान लो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल मान लो 3 है, ये 4 है। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 हमने एंगल लिख लिए। फिर मान लो ये एंगल 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। इस तरीके से हमने देखा कि 8 एंगल्स यहां पर बन रहे हैं और उन एंगल्स को हमने डिफाइन कर दिया, उनको नाम दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो आप ऑलरेडी जानते हो कि अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वहां पर टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं, मतलब एक पेयर ये बनेगा और एक पेयर ये बनेगा और वो इक्वल भी होते हैं, ये बात आप जानते हो। ठीक है, तो यहां पर क्या क्या कौन कौन से एंगल बनेंगे, देखो यहां पर देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनेंगे यहां पर, क्योंकि ये लाइन एक लाइन को कट कर रही है। अगर देखा जाए तो यहां पर एक लाइन को कट कर रही है, तो यहां पर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनेंगे। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यहां पर बनेंगे सबसे पहले। तो देख लेते हैं कौन कौन से वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 1 और एंगल 3 बन रहे हैं। ठीक है, तो एंगल 1 एंड एंगल 3 इक्वल होंगे क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। थ्योरम 6.7 में हमने ये प्रूफ भी किया था। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली एंगल 2 एंगल 2 और एंगल 4 भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, एंगल 6 एंड एंगल 8 भी इक्वल हो जाएंगे और एंगल 5 एंड एंगल 7 भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, एंगल 5 और एंगल 7 इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो 5 एंड 7 इक्वल हो जाएंगे और 6 और 8 भी, क्योंकि यहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, यहां भी वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, यहां भी वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, यहां भी वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, फिर और कौन कौन से एंगल बन रहे हैं देखते हैं। देखो, और जो एंगल्स हैं उनको कुछ ना कुछ नाम देते हैं। देखो, यहां पर एंगल्स होते हैं जिनका एक ही साइड पे मुंह खुला होता है। ऐसे एंगल जिनका एक ही साइड मुंह खुला होता है उनको सममुख कोण कहते हैं, मतलब एक ही तरफ जिनका मुख हो, मुंह हो, उनको इंग्लिश में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो यहां पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं, देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जिनका एक ही तरफ मुंह खुला होता है, सममुख कोण, एक ही तरफ मुंह खुला हुआ है। देखो 1 और 5 का एक ही तरफ मुंह खुला हुआ, भाई 1 भी उसी तरफ मुंह खुला हुआ है, 5 का भी। ठीक है, तो 1 और 5 क्या हो जाएंगे, 1 एंड 5 क्या हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और 2 एंड 6 का एक ही तरफ मुंह खुला हुआ है, तो 2 एंड 6 क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली
4 एंड 8 का, भाई 4 का भी नीचे की तरफ मुंह खुला हुआ है, 8 का भी नीचे की तरफ, तो 4 एंड 8, 4 एंड 8 ये भी क्या हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। सिमिलरली 1 और 5 हो गए, ठीक है, 2 एंड 6 हो गए, 4 एंड 8 हो गए, और 3 एंड 7, भाई 3 का भी इधर ही खुला हुआ है, 7 का भी इधर, तो 3 एंड 7, 3 एंड 7, तो ये इक्वल नहीं होंगे, आप इनको इक्वल मत बोल देना, ये एक स्पेशल केस में इक्वल होंगे, जब ए बी और सी डी क्या हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस हो जाएंगे, अभी ये इक्वल नहीं होंगे, लेकिन वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल तो इक्वल होंगे, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल स्पेशल केस में इक्वल होंगे, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे, ठीक है। हम पहले एक रैंडम केस ले रहे हैं जहां पर दोनों लाइंस ये पैरेलल नहीं है, फिर हम एक स्पेशल केस लेंगे जिनमें ये ए बी और सी डी पैरेलल हो जाएंगे, तब देखेंगे कौन कौन से एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमने बात कर ली, अब है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, देखो जब भी इस टाइप की कुछ शेप बनेगी, जेड या उल्टा जेड, इस टाइप की जब भी शेप बनेगी, तो अंदर आने वाले जो एंगल होंगे और वो भी अल्टरनेटिवली आ रहे होंगे, वो क्या बनाएंगे, आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाएंगे। देखो कैसे, ठीक है, जैसे आपने देखा ये एक जेड टाइप की शेप बन गई, तो 4 और 6 क्या हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सो 4 एंड 6, ठीक है, क्योंकि इंटीरियर का मतलब क्या होता है, अंदर, तो अंदर कौन कौन से आ रहे हैं, देखो 4 3 5 और 6 ये तो अंदर आ रहे हैं, और जबकि 1 2 8 एंड 7 ये बाहर आ रहे हैं, तो ये सब एक्सटीरियर है, 1 2 8 7 ये एक्सटीरियर है, जबकि 4 3 5 6 क्या है, इंटीरियर है। लेकिन हमें कौन से लेने हैं, अल्टरनेट, तो अल्टरनेट लेंगे तो 4 लेंगे, 4 के साथ क्या ले लेंगे, 6 ले लेंगे, ठीक है, एंड 3 के साथ क्या ले लेंगे, 5 ले लेंगे, एंड 3 के साथ क्या ले लेंगे, 5 ले लेंगे, ठीक है। तो 3 के साथ हम क्या लेंगे, 5 लेंगे, और 4 के साथ क्या लेंगे, 6 लेंगे, अल्टरनेट एंगल। तो यहां पर ये वाला जेड ले लेंगे, यहां पर उल्टा जेड ले लेंगे, तो अल्टरनेट इंटीरियर है, इंटीरियर मतलब अंदर वालों की बात करेंगे, 4 की 3 की 5 की 6 की, 1 2 8 7 की बात नहीं करेंगे, ठीक है। फिर हम क्या बात करते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर में क्या होगा, जो बाहर वाले एक्सटीरियर एंगल्स, मतलब बाहर वाले अल्टरनेट एंगल है, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले, अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के एक, ठीक है। तो कैसे लोगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल को, सबसे पहले आप क्या लोगे, 1, और 1 के साथ क्या लोगे, 7 लोगे, 1 के साथ 7, ठीक है, अल्टरनेटिवली लेना है, तो 1 एंड 7, 1 एंड 7 अल्टरनेटिवली, यानी 1 के बाद क्या लेंगे, 7 लेंगे, फिर 2 के बाद क्या लेंगे, 8 लेंगे, मतलब 1 के साथ आप 8 को नहीं लोगे, 7 को लोगे, और 2 के साथ आप 7 को नहीं 8 को लोगे, अल्टरनेटिव इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल। तो 1 एंड 7 एंड 2 एंड 8, तो 2 एंड 8, एंगल 2 एंड एंगल 8, ठीक है। तो ये है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मतलब क्या है, जो अंदर आ रहे हैं वो अल्टरनेट एंगल, तो 4 एंड 6 एंड 5 एंड 3। फिर अल्टरनेट एक्सटीरियर का मतलब क्या है, जो बाहर है और कैसे लाई कर रहे हैं, अल्टरनेटिवली लाई कर रहे हैं, जैसे कि 1 एंड 7 एंड 2 एंड 8, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको पता ही है कि जो क्रॉस करेंगे तो ये वाले अपोजिट एंगल है, ये वाले, ये इक्वल होते हैं, ये हमेशा इक्वल होते हैं, चाहे लाइन कैसी भी हो, पैरेलल हो या नॉन पैरेलल हो, ओके। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब जिनका एक ही तरफ मुंह खुला होता है, सममुख कोण, यानी एक ही तरफ जिनका मुंह खुला होता है। अब क्या बच गया, अब लास्ट में बच गया इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, मतलब ऐसे इंटीरियर एंगल जो सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन लाई करते हैं, इंटीरियर भी होने चाहिए और सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन होनी चाहिए। तो इंटीरियर कितने एंगल है, 1 2 3 4 इंटीरियर एंगल होते हैं, लेकिन सेम साइड वाले, तो सेम साइड वाले कौन से, 4 एंड 5, तो क्या है 4 एंड 5, ठीक है, 3 एंड 6, 3 एंड 6, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड होनी चाहिए, 3 एंड 6 सेम साइड है, 4 एंड 5 सेम साइड है, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, इन्हें कहते हैं इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। साथ ही आल्सो नोन एज
को इंटीरियर एंगल, इन्हें हम को इंटीरियर एंगल भी कहते हैं, को इंटीरियर एंगल भी कहते हैं। इन्हें हम एलाइड एंगल्स भी कहते हैं, एलाइड एंगल्स। साथ ही इन्हें हम कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल भी कहते हैं, ठीक है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल क्यों कहते हैं? क्योंकि अल्टरनेटिवली लाई नहीं कर रहे हैं, कंसेक्यूटिवली लाई कर रहे हैं। मतलब पहले 4 और 4 के जस्ट बाद 5 लाई कर रहा है, ठीक है, फिर 3 और 3 के जस्ट बाद 6 लाई कर रहा है, ये अल्टरनेटिवली लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? को इंटीरियर एंगल, एलाइड एंगल, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, या फिर इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ज्यादा क्या यूज करते हैं? इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है, ये वर्ड ज्यादा यूज होता है, इनको बहुत कम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये हमने किया कि जब किन्हीं भी दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो कौन कौन से एंगल बनते हैं, कितने एंगल बनते हैं? 8 एंगल्स बनते हैं, और उनको हमने कैटेगराइज किया, उनको हमने अलग अलग नाम दिए कि भाई कौन से वर्टिकली अपोजिट है, कौन से इक्वल हैं, कौन से इक्वल नहीं है लेकिन सेम कैटेगरी के हैं, ठीक है। तो हमने उन्हें कैटेगराइज किया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन। मतलब अब ये लाइंस पैरेलल होने वाली हैं, और पैरेलल होने के बाद देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस आएंगे, कौन कौन सी चीजें इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो इतना नोट करो, फिर आगे चलते हैं। देखो अब करते हैं पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो यहां पर जो लाइंस थी ए बी एंड सी डी, वो क्या होंगी? पैरेलल होंगी। यहां पर लाइन ए बी एंड सी डी एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। तो ये है ए बी और ये है सी डी, ये एक दूसरे के क्या होंगी? पैरेलल होंगी, ठीक है। और एक ट्रांसवर्सल लाइन इनको कट करेगी, ठीक है। मान लो किसी भी तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी। मान लो हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। मान लो हमने एक P और N, ठीक है। तो ए बी एंड सी डी टू पैरेलल लाइंस है, और पी एन एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। तो यहां पर क्या है? ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड पी एन इज ट्रांसवर्सल लाइन। मतलब ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस हैं, और एक ट्रांसवर्सल लाइन उनको कट कर रही है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है, 5, 6, 7 और 8, ओके। नाउ अब यहां पर एक्सियम 6.3 कहती है, एक्सियम 6.3 कहती है कि if one transversal line, if a transversal line intersect two parallel lines, then each pair of the corresponding angle are equal. क्या कहती है? if a transversal line intersects two parallel line, अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है टू पैरेलल लाइंस को, देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। मतलब अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, एक ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है, तो सारे ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये एक्सियम नंबर 6.3 है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। एक्सियम्स क्या होते हैं? एक्सियम्स आर दोज स्टेटमेंट्स व्हिच आर ऑब्वियसली ट्रू, मतलब उनका कोई प्रूफ नहीं होता है, लेकिन आप कह सकते हैं कि ये तो ऑब्वियसली ऐसा है ही, ठीक है। तो जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं? जिनका मुंह एक तरफ खुला होता है, सेम साइड खुला होता है, ठीक है। तो यहां पर कौन कौन से जिनका सेमी साइड मुंह खुला हुआ है? देखो 2 और 6 का, 1 और 5 का। तो 1 मतलब इस एक्सियम के अकॉर्डिंग 1 और 5 इक्वल हो जाएंगे, 1 और 5 इक्वल हो जाएंगे, 2 एंड 6 इक्वल हो जाएंगे, ठीक है भाई। 1 किसके इक्वल हो जाएगा? 5 के। 2 किसके इक्वल हो जाएगा? 6 के। 4 किसके इक्वल हो जाएगा? 8 के। और 3 किसके इक्वल हो जाएगा? 7 के। बहुत इजी है। जिनका मुंह एक ही तरफ खुला हुआ है उन्हें क्या बोलेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग। हिंदी में बोले तो सममुख, मुख मतलब मुंह, ठीक है। तो जिनका मुंह एक ही साइड खुला हुआ है, 2 का मुंह भी एक साइड खुला हुआ है, 6 का भी, तो सम्मुख है।
ठीक है, 1 का भी मुंह एक साइड है, 5 का भी उसी साइड है, 3 का मुंह नीचे की साइड है और 7 का भी उसी साइड है, 4 का इस साइड है तो 8 का भी इसी साइड, तो इन्हें क्या कहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। और एक्सियम 6.3 क्या कहती है, इफ वन ट्रांसवर्सल लाइन, इफ ए ट्रांसवर्सल लाइन intersect two parallel lines then each of the corresponding pairs are always equal। अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को कट करती है तो जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे वो सारे के सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। समझ में आ गया, ये है एक्सियम 6.3। नेक्स्ट एक्सियम 6.4 क्या कहती है, एक्सियम 6.4, एक्सियम 6.4 जिसे हम वाइस वर्सा या कन्वर्ज ऑफ 6.3 कहते हैं, कन्वर्ज कह सकते हैं, कन्वर्ज ऑफ 6.3, ठीक है, कन्वर्ज ऑफ एक्सियम 6.3, 6.3 का ये कन्वर्ज है। ये क्या कहती है, उल्टा स्टेटमेंट कहती है, ये क्या कहती है कि अगर एक भी पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया, सारे नहीं, एक भी पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया, तो अगर दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो वो लाइन जिनको वो कट कर रही है वो हमेशा पैरेलल लाइंस होती हैं। क्या कहती है, कहती है कि इफ ए पेयर, यानी ओनली वन पेयर, एक ही पेयर इक्वल हो जाए, इफ ए पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग if a pair of corresponding angles are equal है, अगर एक पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, इज इक्वल, ठीक है, इफ ए पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल then the transversal line ऐसा लिखो, then the parallel line cut by transversal lines are parallel, ठीक है। मतलब इफ ए पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल, अगर एक भी पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया तो then the line cut by the transversal line, वो लाइन जो कौन काट रही है, जिसको ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, वो लाइन हमेशा क्या होती है, पैरेलल होती है। मतलब अगर इनमें से एक भी एंगल इक्वल हो गया तो क्या होगा, ये लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। मतलब आप कह सकते हो कि इफ 1 equal to 5 और 2 equal to 6 और 4 equal to 8 और 3 equal to 7 then AB is parallel to CD। मतलब एक भी पेयर इक्वल हो गया, और का मतलब क्या है कि सारे इक्वल की जरूरत नहीं है, एक भी इक्वल हो गया, एक भी पेयर इक्वल हो गया इन चारों पेयर्स में से, तो आप कहेंगे कि AB और CD पैरेलल होंगी। समझ आ गया। एक्सियम 6.3 क्या कहती है, एक्सियम 6.3 कहती है कि अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन किन्हीं दो पैरेलल लाइन को कट करती है देन ईच पेयर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर एक लाइन किन्हीं दो पैरेलल लाइन को कट करती है तो जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं उनके पेयर्स जो भी हमने डिफाइन किए हुए हैं वो सारे इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, पेयर्स इक्वल हो जाते हैं। हम ये नहीं कहना कि सारे इक्वल होंगे, पेयर्स का मतलब 1 5 के इक्वल होगा, 2 6 के इक्वल होगा, 4 8 के एंड 3 7 के। इसका वाइस वर्सा क्या है, एक्सियम 6.4 वो क्या कहती है, वो कहते हैं कि अगर एक भी पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो आप कहेंगे कि लाइंस पैरेलल थी जो काटी गई थी इसके द्वारा, ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा। ओके, तो ये हमने कर ली एक्सियम 6.3 एंड 6.4। इनका कोई प्रूफ नहीं होता, एक्सियम्स ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो ऑब्वियसली ट्रू होते हैं, उनका कोई प्रूफ नहीं होता, ठीक है। अब हम करेंगे थ्योरम 6.2, ठीक है, थ्योरम 6.2 करेंगे, नोट करो इतना पहले। ठीक है, तो एक्सियम 6.3 क्या कहती थी, एक्सियम 6.3 कहती थी कि अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइंस को कट करती है तो ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जबकि 6.4 क्या कहती थी, उसका कन्वर्स, मतलब अगर एक भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो जो ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है टू लाइंस को, वो टू लाइंस हमेशा पैरेलल होती है। अब यहां पर हम करेंगे थ्योरम 6.2, ठीक है, थ्योरम 6.2। थ्योरम का मतलब क्या होता है, ऐसे स्टेटमेंट जिन्हें प्रूफ किया जा सकता है, जिन्हें इक्वल प्रूफ किया जा सकता है उनका प्रूफ होता है। तो थ्योरम 6.2 क्या कहती है, कहती है कि इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन intersects two parallel lines,
two parallel lines, then each pair of alternate interior angle, each pair of alternate interior angle are equal, ठीक है। तो इफ ए ट्रांसवर्सल लाइन, अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है दो पैरेलल लाइंस को, दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब सारे पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और कितने पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते हैं, टू पेयर। ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कौन कौन से, 4 और 6 बनता है, 4 और 6 बनता है, यहाँ पर 4 6 के इक्वल होगा, और 3 और 5 बनता है। दो अल्टरनेट इंटीरियर बनते हैं, एक तो 4 और 6, और एक बनता है उल्टा जेड में 3 और 5, है ना। तो दो पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते हैं, तो वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। तो ये हमें प्रूव करना है, तो इसको अब हम प्रूव करेंगे। हम प्रूव करेंगे कि भाई किसी भी ट्रांसवर्जन लाइन, जब कोई भी ट्रांसवर्जन लाइन दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है, तो ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाता है। ये बात हम अभी प्रूव करेंगे, ठीक है। तो देखो प्रूफ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ऑलरेडी हम थ्योरम प्रीवियस एक्सरसाइज 6.1 को जब हमने सॉल्व किया था, तो वहां पर थ्योरम की थी हमने, शायद थ्योरम नंबर 6.1। तो वहां पर हमने प्रूव किया था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, देखो हम ऑलरेडी लिख सकते हैं कि 1 तो किसके इक्वल है, 1 3 के इक्वल है वर्टिकली अपोजिट एंगल, 2 4 के इक्वल है, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, 5 7 के इक्वल है। ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं थ्योरम 6.1 में, 6 8 के इक्वल है, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये सब इक्वल हो जाएंगे, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और अब और क्या इक्वल होंगे, देखो 1 5 के इक्वल हो जाएगा, 1 इक्वल हो जाएगा 5 के। क्यों इक्वल हो जाएगा 1 5 के, अभी हमने बताया था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम से। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम क्या कहती है कि अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइंस को कट करती है, तो ईच पेयर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। एक्सियम 6.3 में हमने आपको ये बताया था। तो 1 किसके इक्वल है, 5 के, 2 किसके इक्वल है, 2 किसके इक्वल है, 6 के। भाई 2 का भी मुंह उधर खुला हुआ है, 6 का भी, तो 2 6 के इक्वल है। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब जिनका मुंह एक ही साइड है। 4 किसके इक्वल है, 8 के, सममुख मतलब एक ही तरफ मुंह खुला हुआ। 3 किसके इक्वल है, 7 के इक्वल है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे इक्वल। ये क्यों इक्वल है, ये इसलिए इक्वल है क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम ने ये बताया था। कौन सी एक्सियम थी, एक्सियम 6.3 ने ये बताया था। और ये थ्योरम 6.1 में हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। थ्योरम 6.1 में प्रूव कर चुके हैं, एक्सियम 6.3 में हम ये बता चुके हैं। इक्वल हो गए। अब इन सबको कंबाइन करके हम क्या क्या कह सकते हैं, देखो और क्या, देखो यहां पर हमें मेनली प्रूफ क्या करना है, 4 को 6 के इक्वल करना है। तो 4 और 6 में रिलेशन देखते हैं कौन बता रहा है। देखो 4 किसके इक्वल है, यहां पर 8 के इक्वल है, 4 8 के इक्वल है, और ये कह रहा है कि 8 6 के इक्वल है। तो इसको और इसको दोनों को कंबाइन करके मैं कह सकता हूं कि 4 8 के भी इक्वल है और 4 6 के भी इक्वल है। तो यहां से क्या प्रूफ हो जाए, 4 इज इक्वल टू 6, है ना। तो ये हो गया हेंस प्रूफ। यही प्रूफ करना था हमें कि 4 और 6 इक्वल होंगे। तो 4 और 6 को मैंने क्या कर दिया, इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दिया इन दोनों को यूज करके। सिमिलरली यहां पर 3 को 6 के इक्वल प्रूफ करना है। तो 3 में कहां रिलेशन है, देखो 3 का रिलेशन 7 के साथ। भाई 3 किसके इक्वल है, 7 के, और 7 किसके इक्वल है, यहाँ पे कुछ गलत लिखा है, यहाँ पे गलत लिख दिया हमने। 3 किसके इक्वल है, 5 के, है ना। 3 किसके इक्वल है, 5 के। 4 6 के इक्वल था और 3 5 के इक्वल, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर 3 किसके इक्वल है, 7 के, और 7 किसके इक्वल है, 5 के। तो 3 इक्वल टू 7 इक्वल टू 5, यहाँ से 3 इक्वल टू 5 हो जाएगा, और यहाँ पर फिर से हेंस प्रूफ। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, कब होते हैं, ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है जब एक ट्रांसवर्सल लाइन एक पैरेलल लाइन को कट करती है, ठीक है। तो ये थी थ्योरम नंबर 6.2। नोट करो, फिर आगे करते हैं थ्योरम 6.3। देखो थ्योरम नंबर 6.3 करते हैं। थ्योरम 6.3 क्या कहती है, ये कन्वर्ज ऑफ 6.2 है, कन्वर्ज ऑफ 6.2, थ्योरम 6.2 का क्या है, ये कन्वर्ज है। थ्योरम 6.2 क्या कहती थी,
थ्योरम 6.2 कहती थी कि अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन टू पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है तो ईच पेयर ऑफ अल्टरनेटिव एंगल इक्वल होते हैं। ये उसका उल्टा कहती है, ये कहती है कि इफ ए ट्रांसवर्सल लाइन intersect टू लाइंस, ठीक है, ये कह रही है कि ट्रांसवर्सल लाइन अगर टू लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है। अब ये नहीं कह रही है कि टू पैरेलल लाइंस को, पैरेलल लाइन नहीं कहा, इसने कहा कि अगर कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन किन्हीं भी दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती है एंड अ पेयर ऑफ alternate interior angle is equal, कोई भी एक पेयर ऑफ alternate interior angle अगर इक्वल हो जाए, then these two lines are parallel to each other, एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ये लाइन जो किसी ट्रांसवर्सल लाइन ने कट की है, अगर एक भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हुआ तो वो लाइन पैरेलल हो जाएगी। वहां पे क्या था कि अगर पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, लेकिन यहां पर क्या है कि अगर एक भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर इक्वल हो गया तो जो लाइन है जो कट की जा रही है ट्रांसवर्सल लाइन से, वो लाइंस हमेशा पैरेलल होती हैं। तो यहां पर क्या प्रूफ करना है, यहां पर गिवन क्या है, यहां पर आपको गिवन होगा कि भाई एक भी पेयर इक्वल है, मतलब 4 या तो 6 के इक्वल है, या तो गिवन होगा 4 इज इक्वल टू 6, या फिर गिवन होगा 3 इज इक्वल टू 5। भाई या तो ये वाला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा, दिया होगा, या फिर ये वाला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल दिया होगा, और आपसे बोला जाएगा कि प्रूफ करो कि भाई लाइन पैरेलल होंगी, AB इज पैरेलल टू CD। ठीक है, बुक में इनका प्रूफ नहीं दिया होगा, लेकिन ये बहुत इजी है। ठीक है, तो देखो प्रूफ करते हैं, बहुत इजीली प्रूफ कर पाएंगे इसको हम। अब देखो प्रूफ करेंगे, हमें 4 इक्वल टू 6 तो गिवन है, भाई 4 तो 6 के इक्वल गिवन है, ये तो कंडीशन हमें गिवन है। ठीक है, और हम क्या क्या इक्वल कह सकते हैं, हम कह सकते हैं 1 3 के इक्वल है, भाई 1 तो हमेशा 3 के इक्वल होता है, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। 2 4 के इक्वल होगा, तो 2 4 के इक्वल हो जाएगा, 5 7 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, और 6 8 के इक्वल हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हमें पता है। अब इन सबको मिला के हम कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकालेंगे और प्रूफ करेंगे कि भाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, और जैसे ही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे हम कन्वर्ज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एक्सियम से कह पाएंगे भाई लाइंस पैरेलल होंगी। ठीक है, तो देखते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल कैसे करोगे। भाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हैं यहाँ पर, कॉरस्पॉन्डिंग 4 और 8 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम किसी एक को पकड़ रहे हैं, मान लो 4 और 8 को। तो क्या किसी तरीके से 4 और 8 को इक्वल कर सकते हैं, देखो कर सकते हैं बिल्कुल इजीली। 1 और 2, मान लो 1 और 2 को फ्रॉम 1 एंड 2, भाई 1 और 2 को कंसीडर करो तो 4 किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है, गिवन है, और 2 6 इज इक्वल टू 8 है। ये सब क्या है, ये सब वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये सब, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो 6 8 के इक्वल है। ठीक है, ये क्या है, गिवन है, और ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहां से 4 6 के इक्वल है, 6 8 के इक्वल है, तो 4 किसके इक्वल हो गया, 8 के। लेकिन 4 और 8 तो क्या थे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल थे, तो ये तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, विच आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, जो कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। इसका मतलब आपने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दिया, और जब आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल प्रूफ कर दोगे तो बाय कन्वर्ज ऑफ एक्सियम 6.4, या फिर कह सकते हैं कन्वर्ज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, AB is parallel to CD, नीचे दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहां ऊपर लिख देते हैं, which are corresponding angle, then by converge, ठीक है, converge of corresponding angle axiom। ठीक है, आप कह सकते हो AB is parallel to CD, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम में आपने क्या कहा था, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम में बताया था कि अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइन को कट करती है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। जबकि कन्वर्ज में क्या बोला था, अगर एक भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया तो लाइंस पैरेलल होती हैं।
तो यहाँ पर हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल प्रूफ कर दिया, और जैसे ही हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल प्रूफ किया, आपने कहा कि भाई कन्वर्ज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या कहती है, लाइन पैरेलल होंगी, है ना। सिमिलरली आप इस वाली कंडीशन को भी लेके कर सकते थे भाई, 3 और 5 को भी लेके कर सकते हो भाई, 3 इक्वल टू 5, अगर आप मान के चलो ये गिवन है या फिर ये गिवन है, तो अगर ये वाला केस लेके चलो, केस 2, केस सेकंड में क्या दे रखा है, 3 इक्वल टू 5 भाई, केस सेकंड में 3 इक्वल टू 5 ये गिवन है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल गिवन है कि इक्वल है, और 3 किसके इक्वल है, देखो 3 1 के इक्वल भी है, ठीक है, 3 इक्वल टू 5 और 3 1 के इक्वल भी है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो 3 5 के इक्वल है, 3 1 के भी इक्वल है, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा मुझे 3 इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, देखो 3 5 और 1 से कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है, 3 5 और 1 से, 1 और 5 से बन रहा है, देखो, ठीक है, 1 और 5 से, तो यहां से देखो 3 5 के इक्वल है, 3 1 के, सो 1 इक्वल टू क्या हो गया 5, 1 इक्वल टू क्या हो गया 5, तो ये क्या हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, विच इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, जो कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, देन बाय कन्वर्ज ऑफ, ठीक है, कन्वर्ज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, ठीक है, इतना सा लिखना है आपको, यहां भी यही इतना ही लिखना है, ये तो बस मैंने आपको, क्योंकि मुझे डायरेक्ट याद नहीं है, मुझे रटा हुआ नहीं है ये चीजें कि भाई कैसे प्रूफ होगा, तो मैंने देखा कि भाई क्या गिवन है और मैं क्या क्या इक्वल जानता हूं, मैं जानता हूं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, तो ये गिवन है और ये सारी चीजें मैं इक्वल जानता हूं, तो मैंने क्या किया, इस कंडीशन को पकड़ा और इस कंडीशन को पकड़ा, दोनों को पकड़ के इनको इक्वल कर दिया, जैसे ही इक्वल हुए हमने कहा कि ये तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, और जैसे ही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए हमने कहा भैया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, कन्वर्ज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम कहती है ये भैया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गई तो लाइंस 100% पैरेलल होंगी, कॉरस्पॉन्डिंग कन्वर्ज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम ऐसा कहती है। समझ आ गया, नोट करो, फिर आगे करते हैं थ्योरम 6.4, ठीक है, ध्यान से आपको ये देखना है, बहुत ध्यान से, ठीक है, एक बार जब ये चीजें समझ में आ जाएंगी तो आगे चीजें क्लियर होती चली जाएंगी, नोट करो। देखो थ्योरम 6.4 करते हैं, थ्योरम नंबर 6.4, थ्योरम 6.4 क्या कहती है, इफ ए ट्रांसवर्सल लाइन, इफ ए ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है टू पैरेलल लाइंस को, then the alternate interior angle of same side of the transversal line, then alternate interior angle of same side of transversal line, जिन्हें हम क्या कहते हैं, को इंटीरियर भी कहते हैं, को इंटीरियर या एलाइड एंगल भी कहते हैं, को इंटीरियर कह लो या एलाइड एंगल कह सकते हो, या फिर कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल भी कह सकते हो। क्या बोलती है ये थ्योरम, कह रहा है अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है दो पैरेलल लाइंस को, और देन द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, मतलब अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री, ठीक है, आर सप्लीमेंट्री, तो वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, ये आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है कि भाई 4 और 5 सप्लीमेंट्री होंगे, सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, दो एंगल सप्लीमेंट्री कब होते हैं, जब उनका सम 180 होता है, और यानी 4 और 5 का सम 180 होगा, 3 और 6 का सम भी 180 डिग्री होगा, ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। फिर से मैं बताता हूं, कहती है थ्योरम कि अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइंस को कट कर रही है तो उस ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में जो भी इंटीरियर एंगल है, ये दोनों और ये दोनों, इनका सम हमेशा 180 डिग्री होगा, मतलब ये हमेशा सप्लीमेंट्री होंगे, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं, क्या करोगे, देखो 180 प्रूफ करना है, और 180 का रिलेशन हमेशा लीनियर पेयर से होता है, ये बात आपको कंफर्म है, 180 का रिलेशन क्या होता है, लीनियर पेयर से होता है। तो हम जानते हैं कि 1 और 4 का सम 180 है,
भाई हम जानते हो 1 + 4 = 180, लीनियर पेयर एक्सियम या सिंपली लीनियर पेयर। ठीक है, तो ये लीनियर पेयर हो गया। 1 और 4 का सम 180 डिग्री होता है। सिमिलरली 5 और 8 का सम कितना होता है? सिमिलरली 5 और 8 का सम भी 180 डिग्री होता है। ये भी क्या है? लीनियर पेयर है। तो ये दोनों क्या है? लीनियर पेयर है। ओके, तो 1 और 4 का सम भी 180 और 5 और 8 का सम भी 180 डिग्री होता है। तो ये हमें कंफर्म है। ओके, अब एक बात आप जानते हो कि भाई 1 और 5 तो इक्वल है, 1 और 5 तो इक्वल है ना भाई? 1 और 5 तो इक्वल है, ठीक है, और 4 और 8 इक्वल है। 1 और 5 भी इक्वल है, 4 और 8 भी इक्वल है। तो यहां इसको अगर देखें तो 1 और 5 इक्वल है, 4 और 8 इक्वल है। तो बट 1 = 5, भाई 1 और 5 इक्वल है, क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, अभी प्रूव किया था। ठीक है, 1 और 5, 1 = 5 एंड 4 = 8, क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है भाई, 1 किसके इक्वल है? 5 के। 4 किसके इक्वल है? 8 के, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो हम मान लो इक्वेशन नंबर 1 थी और ये 2 थी। तो फ्रॉम 1 हम क्या कह सकते हैं? 1 से हम क्या कह सकते हैं कि 1 को तो क्या लिख देंगे? 5। 1 को क्या लिख देंगे? 5। 1 को क्या लिख दोगे? 5 लिख दोगे, क्योंकि 1 और 5 इक्वल है। और 4 को एज इट इज रहने दो, तो इक्वल टू 180। और यही हमें प्रूव करना था कि 4 और 5 का सम 180 डिग्री होता है। बहुत इजी है, बहुत इजी है कि 4 और 5 का सम 180 लाना है। लेकिन हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि 1 और 4 का सम 180 है, लेकिन हम जानते हैं 1 तो 5 के ऑलरेडी इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो 1 की जगह पर क्या लिख दिया? सिर्फ हमने इस 1 की जगह पर 5 लिख दिया और प्रूफ हो गया। ठीक है, समझ आ रहा है? इसको हटा देते हैं, इसको हम सेकंड पार्ट केस में प्रूव कर लेंगे। ठीक, तो हमने क्या किया? हमने कहा कि 1 और 4 का सम 180 डिग्री होता है, हम जानते हैं। लेकिन 1 तो किसके इक्वल है? 5 के इक्वल है, तो 1 की जगह पे 5 लिख दिया, है ना? तो हमने सिर्फ एक केस लिया अभी। ठीक है, तो 1 किसके इक्वल है? 5 के, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली ये आ गया हमारा फर्स्ट प्रूफ। इसी तरह केस 2 कर लो। ये हमने केस फर्स्ट ले लिया, ये वाला जो कि हमें प्रूफ करना था, और यहां पर केस सेकंड ले लेंगे। ठीक, देखो केस सेकंड में क्या करोगे? सिमिलरली केस सेकंड का प्रूफ क्या करना है? 3 + 6 = 180 हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है। लेकिन हम जानते हैं कि 3 और 6 का सम 180 प्रूव करना है। 3 और 6 का सम 180 प्रूव करना है। हम जानते हैं 2 और 3 का सम 180 होता है, बट 2 + 3 = 180। ठीक है, आप कह सकते हो 2 और 3 का सम क्या होता है? 180, लीनियर पेयर। भाई लीनियर पेयर कहता है कि 2 और 3 का सम 180 डिग्री होता है। लेकिन हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है 6 और 3 का सम। तो 2 को 6 के इक्वल प्रूव करो किसी भी तरीके से। तो आप जानते हो 2 तो 6 के इक्वल होता ही है। भाई 2 तो 6 के इक्वल होता ही है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। बहुत इजी है ये। ठीक है भाई, हम जानते हैं कि 2 और 3 का सम 180 डिग्री होता है, लेकिन हम 2 और 3 का नहीं, 3 और 6 का सम 180 डिग्री मांग रहे हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा करो कि 2 और 6 को इक्वल कर दो। तो देखो 2 और 6 और 2 और 6 तो ऑब्वियसली इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो 2 और = 6, तो हम कह सकते हैं कि इस 2 को 6 के इक्वल रख दो, पुट कर दो, 2 की जगह पे 6 पुट कर दो, तो 6 + 3 = 180। और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूफ है। बहुत इजी। ठीक है, तो ये हमने कर दी थ्योरम नंबर 6.4। नोट करो, फिर आगे करते हैं थ्योरम 6.5। देखो थ्योरम 6.5 करते हैं। थ्योरम 6.5, थ्योरम 6.5 क्या कहती है? कहती है कि अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन किन्हीं भी दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, कोई भी दो लाइन, ठीक है, इफ ए ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट्स टू लाइंस, अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है दो लाइंस को सच दैट ऑल्टरनेट सम ऑफ, या फिर आप कह सकते हो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड आर सप्लीमेंट्री, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन आर सप्लीमेंट्री, देन कहता है कि अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइन को इंटरसेक्ट करती है
इस प्रकार से करती है कि भाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन सप्लीमेंट्री हो जाए, देन these two lines are parallel, these two lines are parallel। तो ये लाइंस क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। समझ लो ध्यान से कि अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन किन्हीं भी दो लाइन को इंटरसेक्ट करती है और ऐसे इंटरसेक्ट करती है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड का सम क्या हो जाए, 180 हो जाए, मतलब सप्लीमेंट्री हो जाए, तो वो लाइंस हमेशा क्या होती हैं, पैरेलल होती है। तो गिवन क्या है आपको, गिवन है कि भाई के सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन के जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है वो सप्लीमेंट्री है। मतलब आपको गिवन है 4 + 5 = 180, ठीक है। या फिर आपको ये गिवन है, ये गिवन होगा, या फिर ये गिवन होगा कि 3 + 6 का सम 180, ठीक है। या तो ये गिवन होगा या ये गिवन होगा। और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि AB इज पैरेलल टू CD। यहां भी आपको वही प्रूफ करना है, AB इज पैरेलल टू CD। भाई आपको ये दिया हुआ है कि भाई ट्रांसवर्सल लाइन जब दो पैरेलल लाइंस को कट करती है तो सेम साइड के और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है, मतलब वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो या तो ये गिवन है या एक चीज गिवन है। और प्रूफ क्या करना है कि AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है। तो जो चीज गिवन है उसको कंसीडर करते हैं भाई 4 + 5 = 180, ये गिवन है, ठीक है। लेकिन 4 + 5 तो 180 है, लेकिन हम एक बात जानते हैं कि 4 और 1 का सम 180 डिग्री होता है। ये तो कह रहा है 4 और 5 का सम 180 डिग्री है, गिवन है, लेकिन हम जानते हैं 4 और 1 का सम 180 डिग्री होता है। 4 और 1 का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर है। तो यहां से आप कह सकते हो देखो 4 और 5 का सम 180 है और 4 और 1 का सम भी 180 है, तो आप कह सकते हो 1 = 5, 1 और 5 इक्वल है, क्योंकि दोनों ही क्या है, 180 के इक्वल है। सो 4 + 5 = 4 + 1, 4 इधर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, यहां से 5 = क्या आ गया, 1 आ गया। और 5 = 1, तो 5 और 1 तो क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। भाई 5 और 1 क्या है, ये तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ये तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल प्रूफ कब इक्वल हो गए, और इक्वल कब होते हैं, क्या कब होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, व्हिच इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। सो बाय कन्वर्ज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के कन्वर्ज से आप कह सकते हो कि AB पैरेलल है CD के, ठीक है। सारी थ्योरम आपके माइंड में होनी चाहिए, सारे एक्सियम्स आपके माइंड में होने चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। मैं कितना भी मेहनत करके समझा लूं, जब तक आपके माइंड में प्रीवियस जो पहले आपने थ्योरम्स या एक्सियम्स पढ़े वो आपके माइंड में सेट नहीं रहेंगी, तो आगे आने वाली थ्योरम समझ में नहीं आएंगी। इसलिए ये चैप्टर टफ माना जाता है, ज्योमेट्री इसलिए टफ मानी जाती है, ठीक है, क्योंकि आपको स्टेटमेंट याद नहीं रहते हैं। स्टेटमेंट आपको याद होंगे तो आप कर जाओगे, ठीक है। तो बहुत ध्यान से आपको ये 2 बार 3 बार कम से कम 4 बार ये लेक्चर देखना पड़ेगा और अपने हाथ से इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा, तब आप कर पाओगे। बहुत मुश्किल है इसको करना, ठीक है। तो क्या हमने बताया, फिर से मैं बता देता हूं। क्वेश्चन कह रहा था कि 4 और 5 का सम 180 है, कह रहा था कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का सम सप्लीमेंट्री है, ऐसा गिवन था। प्रूफ क्या करना था, लाइन पैरेलल होगी, यानी 4 और 5 का सम 180 ये गिवन है। लेकिन हम जानते हैं 1 और 4 का सम 180 होता है, क्यों, लीनियर पेयर है, स्ट्रेट लाइन है। तो हमने दोनों को इक्वेट किया, 4 4 कैंसिल, 5 = 1 आ गया। और 5 = 1 कब आ गया, मतलब ये जो एंगल है 5 और 1 इक्वल आ गए, ये तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। और कन्वर्ज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम कहती थी कि अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो वो लाइन हमेशा पैरेलल होंगी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होंगी, तो इसलिए लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल। सिमिलरली यहां पर भी कर सकते हैं। भाई यहां पर 3 + 6 क्या गिवन है, 180, ठीक है। और हम जानते हैं कि ये कह रहा है 3 + 6 180, हम जानते हैं 3 और 2 180 होता है, लीनियर पेयर 3 और 2 180 होता है, हम ये जानते हैं, ये तो गिवन है और ये हम लीनियर पेयर से जानते हैं, ठीक है। दोनों को इक्वेट कर लो, 3 + 6 = 3 + 2, भाई ये भी 180 के इक्वल है, ये भी, तो दोनों इक्वल है, 3 से 3 कैंसिल, तो 6 = क्या आ गया, 2। भाई 6 = 2 आ गया, और 6 और 2 तो क्या होते हैं, 6 और 2 तो भैया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। तो आप कहेंगे विच आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, जो कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो बाय कन्वर्ज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम के कन्वर्ज से हम कह सकते हैं कि AB इज पैरेलल टू CD, AB और CD पैरेलल। नीचे दिखाई दे रहा है, देखो नेक्स्ट थ्योरम करते हैं, थ्योरम 6.6, थ्योरम 6.6,
थ्योरम 6.6 क्या कहती है? लाइंस which are parallel to the same line are always parallel to each other. Lines which are parallel to, ऐसी लाइन जो सेम लाइन के पैरेलल हो, which are parallel to same line are parallel to each other always, parallel to each other, ठीक है, हमेशा पैरेलल होती है। मतलब दो लाइन अगर एक तीसरी लाइन के पैरेलल है तो वो दोनों लाइन भी आपस में पैरेलल होंगी। जैसे मान लो हमने एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली L, एक हमने ड्रॉ कर ली M और एक हमने ड्रॉ कर ली N, ठीक है, तीन लाइन हमने ले ली L M N, ठीक है, L N M हमने तीन लाइन ले ली और कह रहा है कि अगर दो लाइन तीसरी लाइन के पैरेलल है तो वो दोनों लाइन भी आपस में पैरेलल होंगी। तो यहां पर गिवन क्या है? मान लो यहां पर गिवन है कि भाई L N के इक्वल है, गिवन है कि L इज पैरेलल टू N एंड आपको ये भी गिवन है L इज पैरेलल टू M, ठीक है, L इज पैरेलल टू N एंड M इज पैरेलल टू M, ये आपको गिवन है। और प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि देखो हमें गिवन क्या है कि L भी N के पैरेलल है, L भी N के पैरेलल है, M भी N के पैरेलल है, दोनों पैरेलल है, L भी N के पैरेलल है और M भी N के पैरेलल है। तो प्रूफ करना है कि भाई M और L और M भी पैरेलल होंगे, ठीक है, L और L इज पैरेलल टू M। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? जैसे मैंने कहा कि AB BBC के इक्वल है और BC भी AB भी BC के इक्वल है और CD भी BC के इक्वल है। मतलब AB भी किसके इक्वल है? BC के। CD भी किसके इक्वल है? BC के। तो हमें प्रूफ करना है कि AB और CD भी आपस में इक्वल होंगे। तो वही चीज यहां पर है कि भैया L भी किसके इक्वल है? किसके पैरेलल है? N के। M भी किसके पैरेलल है? N के। L भी N के पैरेलल है, M भी N के पैरेलल। तो प्रूफ करो कि L और N दोनों आपस में भी पैरेलल होंगे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ये चीज हमें प्रूफ करनी है, ठीक है, ओके। नाउ देखो जो गिवन है उससे प्रूफ करेंगे। क्या गिवन है आपको? आपको गिवन है कि L इज पैरेलल टू N, ये बात आपको गिवन है। भाई L पैरेलल टू N है, जब L पैरेलल टू N है तो आप बहुत सारे कंक्लूजन निकाल सकते हैं जो कि हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो क्या क्या इक्वल होता है। अच्छा यहाँ पर एक क्या कंस्ट्रक्शन भी कर लोगे, मान लो हमने यहाँ पर L M N P एक हमने लाइन ड्रॉ कर ली तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी करेंगे। पहले क्या करेंगे? कंस्ट्रक्ट और ड्रॉ ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, ऑन L M and N, ठीक है। L M N के लिए हमने सबसे पहले ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब मान लो ये एंगल कितना है 1, ये एंगल कितना है 2, ये एंगल कितना है 3 है, तीन एंगल है। अच्छा गिवन है कि भाई आपको गिवन है कि L पैरेलल टू N है, ठीक है, L क्या है? N के पैरेलल है। तो जब L पैरेलल टू N है तो आप L और N को ही कंसीडर करो, बाकी को भूल जाओ, ठीक है। यहां पर L और N को कंसीडर करो, ये है आपकी L और ये है आपकी N, ठीक है। और ये एंगल कितना है 1 और ये एंगल कितना है 3 है, ठीक है। L और N को हम कंसीडर कर रहे हैं। अच्छा हमने अभी आपको प्रूफ की कराया था कि जब एक ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइंस को कट करती है, क्योंकि L और N पैरेलल है, गिवन है, दो पैरेलल लाइंस को कट करती है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। एक्सियम 6.3। तो क्या कहोगे? हियर गिवन L इक्वल टू M, so angle 1 will be equal to angle 3, corresponding angle axiom, ठीक है। corresponding angle axiom क्या कहती है कि भैया अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। सो 1 इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। एंड गिवन, और आपको ये भी गिवन है कि M इज पैरेलल टू N, ये भी आपको गिवन है, M और N पैरेलल है, ठीक है। तो अब M और N को कंसीडर करो, ये है M और ये है N, M और N पैरेलल है, आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। तो M कौन सा एंगल बना रही है? M बना रही है एंगल 2, भाई M लाइन बना रही है एंगल 2, N लाइन बना रही है एंगल 3, तो 2 और 3 भी इक्वल होंगे, सो 2 इज इक्वल टू 3। क्यों? अगेन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, भाई जब पैरेलल लाइंस को कट कर रही है P लाइन यानी ट्रांसवर्सल लाइन तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, अगेन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, ठीक है। मान लो ये इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन नंबर 2 थी। फ्रॉम 1 एंड 2, भाई 1 और 2 से, भाई 1 किसके इक्वल है? 3 के। 1 किसके इक्वल है? 3 के, और 3 किसके इक्वल है? 2 के।
तो आप कह सकते हो 1 2 के इक्वल है। 1 किसके इक्वल है? 2 के। और 1 2 के इक्वल होने का मतलब क्या है कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है किसके? L और M के। विच आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, जो कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, विच आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, which are corresponding angle. So by converse of corresponding angle axiom, corresponding angle axiom से आप कह सकते हो कि भाई L is parallel to N, L is parallel to N, hence नीचे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मैं फिर से आपको बता देता हूं। फिर से देखो, हमने क्या कहा कि भाई L पैरेलल टू N है, मतलब ये L लाइन और N लाइन पैरेलल है। जब ये दोनों लाइन पैरेलल है, L और N वाली लाइन पैरेलल है, L और N पैरेलल है, तो 1 और 3 इक्वल होंगे, क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। सिमिलरली M और N पैरेलल है, तो 2 और 3 इक्वल होंगे, क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो 1 किसके इक्वल है? 3 के। 2 किसके इक्वल है? 3 के। तो 1 और 3 आपस में भी इक्वल होंगे, 1 और 2 आपस में भी, क्योंकि 1 2 3 सभी इक्वल होंगे। और 1 और 2 इक्वल होने का मीनिंग क्या है भाई? 1 और 2 इक्वल होने का मीनिंग क्या है कि L और M भी पैरेलल है। कन्वर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, है ना, 6.4। तो ये आपको आ गया होगा। सो दिस एंड्स विद योर इंट्रोडक्शन 01 ऑफ एक्सरसाइज 6.2। तो 6.2 का इंट्रोडक्शन 01 हो गया। ये आगे हम 02 में करेंगे एग्जांपल्स को सॉल्व, क्योंकि लेक्चर हो गया बहुत लेंथी। तो जो बाकी बचे हुए 3 एग्जांपल्स हैं उनको हम 02 इंट्रोडक्शन में सॉल्व करेंगे, देन फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।